Hello, welcome back to Defense Info, a one step solution for all your defense need. So, guys, today we bring you a political science capsule series, descriptive type of questions. So, guys, descriptive type of questions में हम जनरली देखेंगे कि जबकि अब आजकल की जो रीसेंट ट्रेंड है पॉलिटिकल साइंस में क्वेश्चन पूछने की, जहाँ पे डेस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस दिए जाते हैं और उसमें बोले जाते हैं कि शायद इनमें से दो ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है, तीन ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है, या कोई भी करेक्ट नहीं हो सकता, या सब करेक्ट हो सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को डील करने के लिए आज हम पॉलिटिकल साइंस के कुछ बेस्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें गाइज आपको टोटली डिटेल आंसर एक्सप्लेनेशन भी मैं दूंगा। और ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्पैक्ट सीरीज़ है, एंड दिस विल हेल्प यू टू यू नो capsulate all those things which you have studied in the political science. And guys, ये question I'm damn sure कि एग्ज़ाम्स में आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, if you're talking about CDS, CAPF as well as the FCAT examination. So guys, let us begin. Which one of the following is the latest addition to the list of fundamental duties under the Constitution of India? तो इनमें से कौन सा जो है वो लेटेस्ट एडिशन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। ठीक है, तो गाइज फंडामेंटल ड्यूटीज़ की अगर लेटेस्ट की बात की जाए तो हम सबको पता होगा कि जो अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 और 14 ईयर्स, ये ऐड की गई थी। और ये ऐड ऑप्शन आपको पता होगा कि ये 86th अमेंडमेंट के थ्रू ऐड की गई है। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, एंड फॉर विच गाइज आई टोल्ड यू 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। और इसके थ्रू 21A, जो कि एक न्यू आर्टिकल इंसर्ट की गई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि राइट टू एजुकेशन बनी। सो गाइज इट इज़ प्रीवियसली इन द DPSP, एंड जिसको रियलिटी में बदला गया, and to provide opportunity for the education to his child or ward between age of 6 and 14 years। 2002 में लाई गई थी और इसको तब लाए गए थे हमारे PM अटल बिहारी वाजपेयी ने। Now next question guys, in which one of the following cases did the Supreme Court hold the harmony and balance between the fundamental rights and directive principle of the state policy is an essential feature of the basic structure of the constitution? So guys, आपको पता होगा कि जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो डेफिनेशन बोला गया था सुप्रीम कोर्ट में कि दैट दी आप जो कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के थ्रू अब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकती, ये केशवानंद भारती में बोला गया था। बट जो फंडामेंटल राइट और DPSP में जो बैलेंस है उसको बोला गया था इन द मिनरवा मिल केस इन द 1980। So guys, the Minerva Mill case, in this case the Supreme Court reiterated its position as in Keshavananda Bharati case. Further, the Supreme Court also held that Indian constitution is found on the bedrock of the balance between fundamental rights and the directive principles. They together constitute the core of commitment to social revolution. They are like two wheels of the carrot, one on no less than other. To give absolute primacy to one over the other is to disturb the harmony of the constitution. This harmony and balance between the two is an essential feature of the basic structure of the constitution. The goal set out, the directive principle have to be achieved without the abrogation of the mean provided by the fundamental rights. So guys, अगर अदर चीज़ की बात की जाए, आपको पता होगा कि हमारी जो फंडामेंटल राइट्स है वो टाइम टू ऑन टाइम और डेट के हिसाब से केशवानंद भारत ने बोला था कि ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर्स है, जो उसके बारे में लेटर डिस्कस करेंगे। सो ये क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेट्स कैन बी इशूड अगेंस्ट बोथ पब्लिक अथॉरिटी एज वेल एज द प्राइवेट इंडिविजुअल और हॉबीज़। सो गाइज ये वाला जो क्वेश्चन है ये जो है आर्टिकल 32 से ली गई है, जहाँ पे रिट्स के बारे में दिया गया है। तो रिट्स के अकॉर्डिंग आपको पता लगाना पड़ेगा कि पब्लिक अथॉरिटी एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल में कौन सी जो चीज़ है वो इशू की जाती है। तो हैबियस कॉर्पस जो को बोलते हैं टू हैव अ बॉडी, ठीक है, अगर आपको इलीगली डिटेन किया जाए तो आप ऑर्डर दे सकते हो। बट इसमें पब्लिक एंड प्राइवेट अथॉरिटी होती है,
तो ऑफ कोर्स गाइज इसमें जो है कि पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट अथॉरिटी दोनों इशू कर सकते, तो ऑप्शन वन विल बी द करेक्ट हेयर। एंड टॉकिंग अबाउट प्रोविजन एंड को वारंटू, ये गाइज ये थोड़ा लीगली बेसिस है, इसमें आपका पब्लिक अथॉरिटी एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल का हाथ नहीं आता। तो गाइज ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर। एंड द रीज़न बिहाइंड गाइज, आपको ऑफ कोर्स इसके रेट्स के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कि द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट कैन इशू ऑर्डर्स एंड गिव डायरेक्टिव टू द गवर्नमेंट फॉर द इन्फॉर्मेशन ऑफ द राइट। अगर आपकी फंडामेंटल राइट की वायलेशंस होती है तो आप इसके थ्रू, रिट्स के थ्रू आप रिट्स जारी कर सकते हैं, इधर सुप्रीम कोर्ट एज पर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट एज पर आर्टिकल 226। तो द कोर्ट कैन इशू द वेरियस स्पेशल ऑर्डर्स नोन एज रिट्स। नाउ ये हैबियस कॉर्पस क्या है गाइस, मैंने आपको बोला ना इसका एक मीनिंग है टू हैव अ बॉडी। तो ये क्या है कि रिट्स हैबियस कॉर्पस मीन्स द कोर्ट ऑर्डर दैट द अरेस्टेड पर्सन शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर इट, and it also ordered to set free an arrested person if the manner or the ground of the arrest is not lawful or satisfied factory। सो अगर आपको इलीगली डिटेन किया जाए तो आपके पास ये रेट्स जारी करने की अधिकार है। और mandamus मतलब to command। Now this writ issued by the court to find that a particular office holder is not doing legal duties and thereby infringing on the right of the individual। अगर कोई भी आप देख सकते हो कोई भी ऑफिस होल्डर अगर वो अपनी ड्यूटीज़ को लीगली नहीं करते तो इन केस में मैंडमस फाइल कर सकते हो, ताकि वो डायरेक्शन दे पाए कि आपको ये काम लीगली करना है, आपको टोटली करना है, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना, कभी कभी लीगली नहीं करते तो हमारे इंडिविजुअल राइट को हैम्पर्स पहुंचती है। नाउ प्रोविजन के बारे में आपको पता होगा गाइस, द रिट्स इशूड बाय द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट व्हेन लोअर कोर्ट हैज़ कंसिडर अ केस विच इज़ गोइंग बियॉन्ड इट्स जुरिडिक्शन। सो प्रोबिट कर सकता है लोअर कोर्ट्स को, ठीक है, कोई भी चीज़ के अगर यू नो इफ़ एनी थिंग इफ़ इट इज़ गोइंग बियॉन्ड द जुरिडिक्शन। ना को वारंटो गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको पता होगा कि इन फिल्म में हम देखते हैं ना कि पुलिस पकड़ने आती है तो हम बोलते हैं भाई साहब वारंट है आपके पास पकड़ने को, तो को वारंटो इज समथिंग। तो ये क्या होता है कि इफ अ कोर्ट फाइंड्स दैट अ पर्सन इज होल्डिंग ऑफिस बट इज नॉट एंटाइटल्ड टू ऑफिस that office, it issue the writs of the co warranto and restrict that person from acting as a office holder। और guys statutory भी एक है statutory। So it is a writ which the court orders a lower court or the another court to transfer the matter pending before it to the high court or the court गाइज। तो इस केस में गाइज आपकी जो हायर कोर्ट है वो लॉ लोअर कोर्ट को ऑर्डर दे सकती है, ठीक है, अगर कोई पेंडिंग मैटर है टू द हाई कोर्ट और द अदर कोर्ट। नाउ गाइज एन ओपन कंपटीशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ द सिविल सर्विस वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय। तो गाइज ये फर्स्ट इंट्रोड्यूस किसने कहाँ पे हुआ था, ये चार्टर एक्ट 1853 में हुआ था। ये ऑप्शन ए करेक्ट है, चार्टर 85 वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड एन ओपन कंपटीशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन। एंड गाइज इसमें जो था कि सिविल सर्विस की ओपन भर्ती हो रही थी फॉर द इंडियंस ऑल्सो इट इज़ इंक्लूडेड। एंड इसमें जो मैकुलेस कमिटी है was appointed in 1854। The constitution of which one of the following bodies was recommended by the Santhanamam Committee of Report। तो इससे जो है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सॉरी आई मीन गाइस CVG, जो कि आपका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है ये ऐड किया गया था, ठीक है। और इसके थ्रू आप देख सकते हैं गाइस जो इज़ द मेन एजेंसी फॉर प्रिवेंटिंग करप्शन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट इज़ द स्पेशली इन 1964 by the executive resolution of the central government and its establishment was recommended by the Sanatham Committee on Prevention of Corruption। Thus, originally the CVC was neither a constitutional body nor a statutory body. Later in 2003, the Parliament enacted a law conferring a statutory status on the CVC। तो पहले ये एक ना ही एक एक्स्ट्रा लीगल बॉडी थी, ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, ना स्टैट्यूटरी, बट 2003 में बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट इसको स्टैट्यूटरी का दर्जा दिया गया, ठीक है। सो गाइज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसकी जो कमेटी किसने रिकमेंड की थी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है संथानम कमेटी। नाउ गाइज विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन विद द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सो एज वी नो गाइज कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट है
इसमें पहली बात तो डाइट शीट थी, ठीक है, इंट्रोडक्शन डाइट शीट थी एट द सेंट्रल लेवल, एज वेल एज ऑल इंडिया फेडरेशन विद ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस वाज एस्टैब्लिश। तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन है, राइट टू वोट फॉर ऑल द पर्सन रिसाइडिंग इन द ब्रिटिश इंडिया, इट इज़ इनकरेक्ट। बाकी दो आर करेक्ट, सो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर इट। एंड द प्रोविजन गाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 1935 को हम ब्लू प्रिंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। एंड दिस यहाँ से कई सारी चीज़ें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ली गई है, ठीक है। तो गाइज ये जो है, द एक्ट प्रोवाइडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन, a new system of the government for the provinces on the basis of the provincial autonomy. The federation was to be based on the union of the provinces of the British India and the princely state. So guys, the federal legislative out of 6 of 11 provincial legislative became bicameral. ये bicameral क्या चीज़ है? बाइकैमरल उसको बोलते हैं जहाँ पे दो हाउसेस प्रेजेंट होती है। जैसे हमारी इंडियन पार्लियामेंट, हमारी जो इंडियन पार्लियामेंट वो भी बाइकैमरल है, बिकॉज इसमें लोअर हाउस और राज्यसभा दोनों है, लोअर हाउस और अपर हाउस, right? So guys, the representative of the state were not to be elected by the people, but appointed directly by the ruler, and only 15% of the total population in the British India was given right to vote. Not everyone, only 14% were given. And abolition of provisional of dietary and introduction of dietary center, ठीक है, जो dietary जो है सेंटर में ऐड की गई थी। and there is a abolition of Indian Council and introduction of advisory body in its place, elaborated and safeguard of the protective instrument for minorities, supremacy of the British Parliament, and increase in size of legislative divisions of subject into 3 less, and retention of the communal electorate. Now next question guys, which one of the following amount to a violation of any of the fundamental duties entrenched in the constitution? So इसमें से आपको गाइज वायलेशन ऑफ एनी फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो ऐसा कौन सा फंडामेंटल ड्यूटीज़ में है? देखो गाइज, इनकरेजिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट सेक्शन ऑफ द पीपल ऑन द ग्राउंड ऑफ लैंग्वेज और रिलीजन, ये है। ट्रेड इन रेयर एंड endangered स्पीसीज, नॉट कास्टिंग वोट इन इलेक्शन। गाइज मेरे हिसाब से तो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि इनकरेजिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट सेक्शन ये हो नहीं सकता हमारा फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। तो इसमें जो गाइज ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। एंड लेट्स सी द टोटल फ्रेम, ओके। एज गाइज नॉट कास्टिंग वोट इन एन इलेक्शन, कास्टिंग वोट नहीं करते, वी जस्ट नॉट कास्टिंग इन एन इलेक्शन, ठीक है। और ट्रेड इन रेयर एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज, ठीक है, तो ये दोनों है, बाकी नहीं है। Now which one of the following right to freedom under the fundamental right? So right to freedom क्या है guys? एक तो हमें पता है कि आर्टिकल 19 में कि वो अलाउ करती है राइट टू प्रैक्टिस इन एनी प्रोफेशंस, राइट टू मूव आउट ऑफ द कंट्री एंड एलिमिनेशन एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन। तीनों ही तो फंडामेंटल राइट्स है, तो ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। एंड यस, आर्टिकल 19 में मैंने क्या बोला, बेसिक फ्रीडम्स जो सक्सेस, जैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, to assemble peacefully without any harm, that means you can protest but you should be doing it peacefully, ठीक है, lawfully. To form association और union, आप कोई union और association form कर सकते हैं आपके हिसाब से। और to move freely without freely throughout the territory of India, you can move freely, आपकी मर्जी, आप कहाँ पे भी जाए घूमें, ठीक है। To reside and settle in any part of the territory of India, to practice any profession or to carry or any occupation, trade or business. नाउ आर्टिकल 21 गाइस, आर्टिकल 21 जो है उसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये दायरा किया था कि आप फ्री मूवमेंट कर सकते हैं, वाइटल एलिमेंट है पर्सनल लिबर्टी की, आपको राइट टू लाइफ है, राइट टू पर्सनल लिबर्टी है। अगर आपको कहीं पे भी जाना, चाहे वो अब्रॉड जाए, जैसे भी हो, लॉफुली जा रहे हैं, ठीक है, आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को कोई नहीं वायलेट कर सकता। ये इवन मानेका गांधी केस 1978 में भी दिया गया था। नाउ आर्टिकल 21 ए, जैसे आपको पता है 86 अमेंडमेंट एक्ट, जो कि एक नया एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल 22 इज़ टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल हु हैव बीन अरेस्टेड और डिटेन इन अ सर्टेन केसेस, जो भी डिटेन पर्सन है उनको भी एक फंडामेंटल राइट रिजर्व किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू।
विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेफ गार्ड वंस प्राइवेट राइट टू प्राइवेसी? देखो गाइज, राइट टू प्राइवेसी इस केस में आर्टिकल 19 के थ्रू हमको राइट टू प्राइवेसी मिलती है। और इसके जो गाइज, सॉरी, आर्टिकल 21 गाइज, आर्टिकल 19 इज फ्रीडम एक्सटेंशन, आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ है, ठीक है, राइट टू लाइफ, राइट टू personal liberty. In the personal liberty, privacy is also a very important role. So in case article 21 will be the correct answer, and the reason behind is that the constitution of India guarantees the right to life and personal liberty, and अंडर द कैटेगरी ऑफ राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 to 22 आपको पता है राइट टू फ्रीडम कैटेगरी में, और राइट टू लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी इन अकॉर्डिंग्स विद द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय द लॉ एंड गारंटी बाय आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द राइट इज अवेलेबल फॉर बोथ द सिटीजन एज वेल एज द नॉन सिटीजन। सो गाइज, यहाँ पे आपको पता होगा कि जो नॉन सिटीजन है उनको वैसे फंडामेंटल राइट तो अप्लीकेबल है, बट कुछ कुछ और के, जैसे आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 को, ये 5 को छोड़ के बाकी फंडामेंटल राइट्स एप्लीकेबल है इक्वली, ठीक है गाइज। नाउ टॉकिंग अबाउट गाइज एम्बिट ऑफ आर्टिकल 21 हैज़ एक्सपैंडेड ओवर द ईयर्स थ्रू द जुडिशियल प्रेसिडेंट। नाउ गाइज, जस्टिस के एस पुटास्वामी आपको पता होगा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स हैज़ प्रूवन टू बी अ लैंडमार्क जजमेंट इन डिसाइडिंग द इशू वेदर द राइट टू प्राइवेसी इज द कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड और नॉट। ये गाइज इसी में एक मतलब यही एक रेवोल्यूशनरी जजमेंट था, विच 9 मेंबर जजेस ने एक बहुत ही बहुत ही बड़ा फैसला लिया था, और इसमें आर्टिकल 21 को इंक्लूड कर दिया था कि ये पर्सनल लिबर्टी का हिस्सा है, एंड राइट टू प्राइवेसी इज द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो गाइज, moving forward, the next, which one of the following is the characteristics of parliamentary form of the government? So guys, parliamentary form of government, आपको पता होगा इंडिया भी एक parliamentary form of government है, where head of the state is the president of India, and the president is work as the real who invests the real executive power, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर के एड, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस से प्रेसिडेंट काम करती है इन इंडिया। एंड इसमें से कौन सा सबसे इम्पॉर्टेंट है गाइज? सोवरेनिटी ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर है कि नहीं, लेट्स सी। प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव, ये गाइज दिस इज द parliamentary form of government. Collective responsibility of the executive to the legislative. So guys, sovereignty of Indian parliament, it is not. So option C would be the correct option guys. So ये क्यों है, I will explain guys. क्योंकि Indian constitution has opted the British parliamentary form of government. It is based on the principle of cooperation and coordination between the legislative and executive organs. So guys, this is a very important point कि हमारी जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन देती है, हमारी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट इज़ very balanced between the executive and the legislative. And the future of the parliamentary government of India are कि there is a presence of nominal head. Nominal head is the president of India, and there is a real executive. Real executive is the prime minister and the council of minister. Majority party rule, of course, currently BJP is in the majority, so it is the majority party rule in the Lok Sabha. And Lok Sabha, you know guys, Lok Sabha is powerful than the lower house is the powerful than the upper house, ठीक है। सो दैट्स वाई गाइज लोअर हाउस में बहुत सारे पावर है, जैसे मनी बिल है लोअर हाउस की पास हो सकता है, लोअर हाउस में ज़्यादा मेंबर्स है, वहाँ पे गवर्नमेंट जो है ना उसके गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव ज़्यादा है, उससे मेंबर्स ज़्यादा है। और इन केस गाइज स्पीकर जो है लोकसभा की वो उनके पास कास्टिंग वोट भी रहता है, राइट। सो ऑल टुगेदर लोकसभा हैज़ इट्स ओन पावर। नाउ गाइज, the member of membership of the minister in the legislature, ठीक है, और collective responsibility of the executive to the legislature, leadership of the prime minister or the chief minister in the legislative assembly and prime minister in the lok sabha, dissolution of the lower house। तो dissolution of the lower house होती है सर गाइज, आपको पता कि अपर हाउस ही एकमात्र परमानेंट हाउस है, एंड लोअर हाउस इज द नॉट अ परमानेंट हाउस, क्योंकि अगर आपकी गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाती है तो लोकसभा भी डिसॉल्व हो जाती है। तो कोई ये केस इक्विवेलेंट है फॉर द स्टेट एज ए लेजिस्लेटिव असेंबली
and for the union as Lok Sabha. Indian constitution maintain a proper synthesis of the British principles of parliamentary sovereignty and American principle of judicial supremacy. So guys, आपको पता होगा कि judicial review जो system है वो भी हमने लिया है, अडॉप्ट किया है फ्रॉम द अमेरिकन पार्लियामेंट, अमेरिकाज जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से. तो वहाँ पे क्या है ना कि इवन इगर अगर आपकी कुछ पार्लियामेंट से लॉ पास होती है तो उस केस में ये जुडिशल रिव्यू में भी जा सकती है. जो जुडिशल रिव्यू में वो आपकी सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी वेदर it is under the guideline of the Indian constitution or not. And in the, you know guys, in the British parliament what happened, whatever law is passed from the parliament, it is statuted as law. Even court भी उसमें interfere नहीं कर सकती, उस law को change नहीं कर सकती. Supreme Court on the other hand can declare the parliamentary laws as unconstitutional through the power of judicial review. ठीक है. The parliamentary on the other hand can amend the major portion of the constitution throughout its constitutional power. पार्लियामेंट अमेंड तो कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन को गाइस, बट याद रखना अनलिमिटेड नहीं कर सकती. ठीक है, देयर आर लिमिटेड लाइक बेसिक स्ट्रक्चर दे कैन नॉट अमेंड. नाउ द लिमिटेशन ऑफ द सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया पार्लियामेंट इंक्लूड्स द रिटन कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. देखो सॉवरेनिटी में लिमिटेशन है क्योंकि हमारे पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है गाइस, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, वेयर एज ब्रिटिश पार्लियामेंट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है. And federal provision contained in it. The system of judicial review posed by the apex court. However, the Indian Parliament is not sovereign body like the British Parliament. ठीक है, तो वो sovereign नहीं है इंडियन पार्लियामेंट, एज आई टोल्ड यू, क्योंकि यहाँ पे इवन द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो इंटरफेयर इन केस उनके पास जुडिशियल रिव्यू वाला सिस्टम है. नाउ गाइस, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. आपको पता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या है? हमारे जो भी हम धर्म है उसको हम अच्छे से प्रोपगेट कर सकते हैं, टैक्स फ्री रह सकते हैं, हम अपने आप को धर्म को पालन कर सकते हैं, ऐसा कोई बाउंड नहीं है. बिकॉज चाइनीज़ अ कम्युनिस्ट कंट्री, वहाँ पे बाउंड हो सकती है बहुत सारी चीज़ों की. ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है. ठीक है, यू कैन फ्री, आप रिलीजन फॉलो कर सकते हैं. एंड अ पर्सन कैन नॉट बी फोर्स टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन एनी स्टेट रिकोगनाइज इंस्टीट्यूशन. ये गलत है गाइज. ठीक है, वो कर सकता है. A fee or tax cannot be levied by the government on the religious endowment or pilgrimage. See, a person cannot force to attend religious instruction. ठीक है, force हम किसी को नहीं कर सकते, right? In the state recognized institution, or fee or tax cannot be. See, हमारे आर्टिकल 27 में क्या है कि आप टैक्स फ्री, एनीवेयर टैक्स फ्री, इट इज़ टैक्स फ्री रिलीजियस आप वो कर सकते हो. तो ऑप्शन 1 विल बी द ए शुड बी द करेक्ट आंसर गाइज. And that is why guys article 27 and article 28 is very important, because article 28, no religion instruction shall be provided in any educational institution wholly maintained out of state fund. ठीक है, state fund नहीं कर सकती कोई religion institution में, right? And however the provision shall not be applied to the educational institution administered by the state but established under the endowment or trust requiring imparting religious instruction in such institution. गाइस, और आर्टिकल 27 भी इम्पॉर्टेंट है गाइस. आपको पता होगा कि टैक्स फ्री, ठीक है, यानी टैक्स कोई पेमेंट नहीं करना पड़ेगा में प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन और डिनोमिनेशन. देन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द प्रोटेक्ट ऑफ मोनूमेंट प्लेस एट द ऑब्जेक्ट और द आर्टिस्टिक और द हिस्टोरिक इंटरेस्ट विच आर डिक्लेयर टू बी द नेशनल इम्पोर्टेंस इज. कोई भी प्रोटेक्ट और मॉन्यूमेंट को, प्लेस को, ऑब्जेक्ट को प्रोटेक्ट करते हो, हिस्टोरिक इंटरेस्ट, सो इट इज़ गिवन इन दी DPSP गाइज. ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं है, याद रखना, इट इज़ अंडर द DPSP. एंड ये बोलती है आर्टिकल 49 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज ये डायरेक्ट देती है कि ये जितने भी आपके हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स हैं ये हैं, ठीक है, इसको नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा देना चाहिए. ठीक है, इसको प्रोटेक्ट कीजिए. ठीक है, प्लेसेस को प्रोटेक्ट कीजिए बिकॉज इट इज़ ऑफ हिस्टोरिक इंटरेस्ट. सो इट इज़ लेवी ऑन द स्टेट इटसेल्फ कि वो किस तरह से इसको फॉलो करती है, DPSP प्रिंसिपल को किस तरह अडॉप्ट करती है. एंड गाइज, जो आपको पता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रेसिडेंशियल रूल इन द स्टेट. प्रेसिडेंट रूल, ठीक है गाइज, प्रेसिडेंट रूल की मतलब इन अ स्टेट इम्पोजिशन जो है किससे इम्प्लीकेट करती है. ठीक है, प्रेसिडेंट डिसमिसेस द स्टेट council of minister headed by the chief minister.
The parliamentary possess the state budget and the state legislative bill. The power and function of the concerned state high court are taken over by the Supreme Court. तो पावर ऑफ फंक्शन को ऐसा कुछ नहीं है कि हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट ले सकती है, तो ऑप्शन 1 and 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. So, president acquire and following extraordinary power when the president rule is imposed in a state. Now, what he can do, guys, he can take up the function of the state government power vested in the governor or any other executive authority in the state. He can declare that the power of the state legislative are to exercise by the parliament. He can take all the other necessary steps, including the suspension of the constitutional provisions relating to anybody or the authority in the state. Therefore, when the president's rule is imposed in the state, the president dismisses the state of council headed by the chief minister. एंड गाइज आपको पता होगा ये प्रेसिडेंट रूल होता क्या है, जब भी आपका कॉन्स्टिट्यूशनली ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, कोई भी स्टेट में, आर्टिकल 365 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनरी मशीनरीज की ब्रेकडाउन के बारे में लिखा गया है. गाइज इसके थ्रू आप आर्टिकल 356 दैट इज प्रेसिडेंट रूल और द स्टेट इमरजेंसी इम्पोज कर सकते हैं ऑन अ पर्टिकुलर स्टेट. अब ये कॉन्स्टिट्यूशन जो आपकी मशीनरी है कब ब्रेक होती है ये आपको पता होना चाहिए. गाइज अगर मान लो कि 6 महीने में कोई सेशंस नहीं हो रहे, क्योंकि हर एक सेशन के बीच में 6 महीने का मिनिमम गैप होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम गैप होना चाहिए, मिनिमम ऐसा कोई नहीं है. अगर उससे ज़्यादा हुआ तो इन केस आपकी वो स्टेट में अच्छे से रन नहीं कर पा रहे. और साथ ही साथ अगर स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर का कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर में कुछ प्रॉब्लम्स है, तो इन केस उससे कोई इसमें नहीं होगा. अगर उन केस में अगर कोई जो गवर्नर के, अब देखो प्रेसिडेंट रूल में क्या होता है, जनरली गवर्नर के आई में पूरी स्टेट रहती है. और यहाँ पे क्या है, प्रेसिडेंट इधर सस्पेंड और डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है. अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वो सस्पेंड भी कर सकती है, डिसॉल्व भी कर सकती है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को. पार्लियामेंट्री पोजेस द स्टेट लेजिस्लेटिव बिल्स एंड द स्टेट बजट. इन दैट केस जो पार्लियामेंट्री के पास ये ऑप्शंस होती है कि आप जाके उसकी स्टेट की बजट और लेजिस्लेटिव बिल को वो कर सके, पास कर सके. It should be noted that the president cannot assume himself the power vested in the concerned state high court or suspend the provision of the constitution relating to it. In other words, the constitution position, status, power, function of the concerned state high court remains the same even the president rule. जो आपकी कोई भी लॉ, जो आपकी इवन कोई भी लीगल चीज़ें पास हो रही है, एवरीथिंग रिमेन्स द सेम, ठीक है, चाहे वो मैटर नहीं करती आपकी emergency and all. And guys, the talking about right to education, just we have discussed right to education, article 21A 86 amendment. So guys, उसके थ्रू क्या क्या चीज़ें सही हैं. It's a places of obligation of the state to provide free and compulsory education to all children of age 16 to 14 years. The right is available only to citizens, not to foreigners. So guys, the option 1 and 2 both are correct, but ऑप्शन 2 में देखो क्या है कि राइट टू इज़ अवेलेबल ओनली टू सिटीजन नॉट टू फॉरेनर. सी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, राइट टू एजुकेशन इट इज़ एप्लीकेबल टू एवरीवन, ठीक है, चाहे वो फॉरेनर कुछ भी हो, ठीक है, अगर वो स्टाइल कर रहे हैं तो इट इज़ एप्लीकेबल टू एवरीवन, एंड दैट इज़ द थिंग. So Article 156 of the Constitution of India provides that the government shall hold office for the term of 5 years from the date on which he enters upon his office. Which one of the following can be deduced from this? See, no government can be removed. Governor can be removed from the office till the completion of his term. Is it correct? ऑफ कोर्स सम टाइम क्या है कि कंप्लीशन ऑफ द टर्म के पहले भी इनको ट्रांसफ़र की जा सकती है, रिमूव कर सकते हैं बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है. नो गवर्नर कैन कंटिन्यू द ऑफिस बियॉन्ड 5 ईयर्स, ठीक है, बियॉन्ड 5 ईयर्स में भी कंडक्ट हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है. तो ऑप्शन डी 1 और 2 बोथ आर रॉन्ग, ठीक है. According to the Article 156, the governor shall hold the office during the pleasure of the president, and the government may, by writing under his hand, addresses to the president to resign from his office. See, address to the government may, by writing under his hand to the president, resign his office. गवर्नर पहले भी रिज़ाइन कर सकता है लिख के,
या प्रेसिडेंट भी उसको निकाल सकते हैं, बिकॉज ही इज़ अंडर द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। द कंसिडर द फॉलोइंग स्टैंडर्ड विद रेफरेंस टू द इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट कंप्राइज ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा ओनली, ठीक है। सो लोकसभा राज्यसभा पार्लियामेंट होती है, बट पार्लियामेंट का और एक हिस्सा है, वो है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। लोकसभा एंड राज्यसभा कंप्राइजेज बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर, यस इट इज करेक्ट। द मेंबर इन द राज्यसभा नॉमिनेटेड बाय द प्रेसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। द नंबर नहीं, इसको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से किया जाता है। तो ऑप्शन अगर आप इसमें जो दिया गया है विच आर करेक्ट, ठीक है, तो ऑप्शन 1 इज पार्शियली करेक्ट एंड ऑप्शन 3 इज करेक्ट। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट इन दैट केस। एंड राज्यसभा इज कंप्राइजेज ऑफ बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर, ये भी करेक्ट है। तो 2 एंड 3 इज करेक्ट, 1 इज नॉट करेक्ट, तो ऑप्शन सी शुड बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे गलत गाइज जो दिया गया है कि राज्यसभा कंप्राइजेज ऑफ बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर, ये सही है, ठीक है। एंड द मेंबर ऑफ द, सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट, मेंबर ऑफ राज्यसभा नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द हाउस, दिस इज इनकरेक्ट, ठीक है। ये तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होते हैं और पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा, सो ऑप्शन 2 ओनली करेक्ट। तो अगर इस ऑप्शन स्टेटमेंट में दिखा जाए तो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। So Article 79 says the Parliament comprises President, Lok Sabha, Rajya Sabha and the President of India, ठीक है। तीन चीज़ है। लोक सभा हैज़ इलेक्टेड मेंबर्स ओनली, ठीक है। इन राज्यसभा देर आर 233 इलेक्टेड मेंबर्स प्लस 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड फ्रॉम द नॉमिनेटेड मेंबर्स। एंड लोकसभा में गाइस देर आर नॉमिनेटेड मेंबर प्रीवियसली 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स, बट नाउ दिस एंग्लो इंडियन मेंबर्स हैज़ बीन वो हटा दिया गया है प्रोविंशियल एज पर आर्टिकल 126। सो लेट मी आई मेक माई सेल्फ करेक्ट। आर्टिकल 120 सॉरी आर्टिकल 126 अमेंडमेंट के थ्रू जो है एंग्लो इंडियन मेंबर को हटा दिया गया। अभी सिर्फ उसमें इलेक्टेड मेंबर्स ही है, ठीक है, नॉट नॉमिनेटेड मेंबर्स। ओनली राज्यसभा में अभी आपके नॉमिनेटेड मेंबर्स है, जो कि 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स है, जो कि साइंस आर्ट्स अदर फील्ड से आते हैं। The members are the nominated by the president, not by the vice president of India. See, nomination सिर्फ president करती है, क्योंकि जितने भी members हैं राज्यसभा लोकसभा में, it is you know appointed by the president of India to represent the house. Now in both the house, the members are nominated by the president of India. दोनों घर में, ठीक है, प्रेसिडेंट ही नॉमिनेट करती है। और आर्टिकल 80 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट 12 मेंबर इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है राज्यसभा के आर्टिकल 80 पार्ट 5 में, ठीक है। आर्टिकल 80 इज टॉकिंग अबाउट द राज्यसभा, आर्टिकल 81 इज ऑल अबाउट लोकसभा। सो आर्टिकल 80 के 5 में बोलती है कि प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट 12 मेंबर्स। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द क्वेश्चन आवर इन द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस। सी क्वेश्चन आवर के बारे में इनकरेक्ट कौन सा है? द फर्स्ट थिंग, इट इज़ यूज बाय द कैबिनेट मिनिस्टर इन द सिटिंग ऑफ द कैबिनेट कमिटी। The Parliament exercise control over the function of the Council of Minister through question hours. Now, the first hours of sitting in the Lok Sabha is devoted to the question hour. The members can ask question on every aspect of administration government activity. So, option A is incorrect here because ये cabinet ministry in the sitting of cabinet committee में नहीं होती. ये is all about the parliament. पार्लियामेंट में बैठते हैं तो फर्स्ट आवर आपकी जो होती है वो जनरली आपकी क्वेश्चन आवर होती है, ठीक है, जो 1 घंटे तक चलती है। तो गाइज जो क्वेश्चन आवर्स है उसमें यूजुअली फर्स्ट आवर ऑफ एवरी सिटिंग इज नोन एज, यूजुअली member can ask any type of questions like it is start question, unstart question or short notice question. They can ask start question, unstart question. So इसमें आपकी होती है कि कुछ में आपको मतलब इस चीज़ के क्वेश्चंस में आपको करती है। सी ये जो क्वेश्चन आवर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके इन द पॉइंट ऑफ व्यू कि कैसे पूछी जाती है किस में, ठीक है। तो जस्ट यू शुड गो थ्रू इट इन द बुक ऑफ लक्ष्मीकांत, यू विल गेट इट एवरीथिंग। एंड ऑल्सो फॉर द सेकेंडरी रेफरेंस यू कैन ऑल्सो यूज द ल्यूसेंट जीके। Now guys, which one of the following has been provided under the right against the exploitation? So right against exploitation guys, traffic in human beings, ठीक है, ट्रैफिक अगर करते हुए एक्सप्लॉयटेशन है ऑफ कोर्स, ठीक है। अनइक्वल पेमेंट ऑफ वेजेस नहीं,
ठीक है। चाइल्ड लेबर इट इज़ 3 और 4 तो है, फोर्स लेवल 3, 4, 5, सो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस. So the constitution mentioned three specific evil and declare it's illegal. Trafficking of human being or the person prohibited under the Constitution of India Article 23(1). It also prevent forced labor. So guys also remember Article 24 क्योंकि it's all about कि no child below the age of 14 years shall be employed to work or in any factory, mines, employed to any hazardous employment. Finally, the constitution also prohibits child labor. So both the article are equally very important and the question can ask from here. The Supreme Court has the original and exclusive jurisdiction in matter of which one of the following election dispute, guys. The first is the office of president, office of vice president, election of the member of the parliament, election of the members of the state legislatures. तो गाइज पहली बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो जनरली उनके पास जो एक्सक्लूसिव और ओरिजिनल पावर होती है वो जनरली वाइस प्रेसिडेंट एंड द प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के थ्रू होती है. एंड इट इज़ ऑल्सो द सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो नोन एज द गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. So moving to the next question, guys, option B is the correct answer, 1 and 2. Moving to the next question. Before that, guys, just remember Supreme Court has original exclusive jurisdiction matter of involving election dispute of the president and the vice president. The High Court have the original jurisdiction in dispute related to the election or the member of the parliament and the state legislative assemblies. So guys, just remember this. अगर कोई पार्लियामेंट में कोई इलेक्शन होके आता है तो हाई कोर्ट की जिम्मेदारी है, उस पर्टिकुलर स्टेट की जो हाई कोर्ट है उसमें जिम्मेदारी है कि ये कोई भी डिस्प्यूट है उसको हैंडल करे. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्ड द राइट ऑफ रिलीजियन कम्युनिटीज टू सेट अप देयर ओन स्कूल एंड कॉलेजेस. यस, इट इज़ करेक्ट कि ये राइट देती है रिलीजियस कम्युनिटी को कि आप सेटअप कर सकते हैं अपने स्कूल्स और कॉलेज में. ठीक है, और अपने कॉलेजेस सेटल कर सकते हैं. आपको कई सारे कॉलेजेस मिलेंगे, सेंट जेवियर्स मिल जाएगा. ठीक है, इट्स ऑल जो आपकी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है वो उसको अलाउ करती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव अथॉरिटी टू द स्टेट टू इन्फोर्स अ पर्टिकुलर रिलीजन टू अ पर्टिकुलर कमिटी. नो, आप ये इन्फोर्स नहीं कर सकते उनको. ठीक है, so option 1 only, option A is the correct option, and it is because the intervention of the state can also be in the form of support. The Indian constitution grant the right to religious to set up their own school and colleges. The state does not enforce any particular religion nor take away the religious freedom of the individual. Now coming to next, in which one of the following objective is clear embodied in the preamble of the Indian Constitution. So guys, preamble of the Indian Constitution में क्या है? Equality of status and opportunity, fraternity assuring dignity of individual, unity and integrity, social and economic political justice. So all of them is correct answer. Option D is the correct option. Consider which one of the following. The preamble states that the Constitution derives its authority from the President of India. Preamble declares that the India to be a sovereign, socialist, secular, democratic and republic polity. Option 2 is the correct option, but यहाँ पे क्या है? Preamble state that the constitution derives its authority from the president. So option B will be the correct answer for it. ठीक है, option जो आपका ये 1 है statement ये गलत है. ठीक है, so it is very important to know the preamble of the constitution. So इस preamble की constitution के आप बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं. ठीक है, सो ये जो बोलते हैं वी द पीपल ऑफ द इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to ensure all its citizens justice, social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote them all. Fraternity assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation. In our Constitution Assembly, this 26th day of the November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. So guys, everything is given, but remember some points guys. जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी वहाँ पे पहले सोवराइन
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक थी। ये सोशलिस्ट एंड सेक्युलर जो है पहले ऐड की गई थी, बाद में इन द 42nd अमेंडमेंट में इन 1970 से ऐड की गई थी। इसके साथ इंट्रीगिटी जो टर्म है ना, फ्रेटर्निटी में देखिए, द यूनिटी एंड इंट्रीगिटी ऑफ द नेशन, ठीक है। तो ये टर्म भी आपकी 42nd अमेंडमेंट में ऐड की गई थी। तो पहला जो चीज़ है गाइज, यहाँ पे अच्छे से देख लीजिए, सोशलिस्ट, सेक्युलर, ठीक है, एंड इंट्रीगिटी, ये तीन टर्म 42nd अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1976 में ऐड की गई थी, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, 26 डे ऑफ नवंबर, इसको हम सेलिब्रेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे एवरी ईयर, ठीक है। 1949 को ये अडॉप्ट की गई थी, और जब ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट की गई थी, और ये पूरी फोर्स में आई इन द 26 जनवरी ऑफ 1950, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द क्वेश्चन मे कम फ्रॉम दिस दिस सेक्शन, कि आपको, ठीक है, ये जो मैंने आपको कुछ टर्म्स बताए, कुछ बातें बताएं, उससे आ सकती है क्वेश्चंस, ठीक है। एंड गाइज, नेक्स्ट थिंग में हम बढ़ेंगे, तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस टू द एंटी डिफ्लेक्शन लॉ। फर्स्ट ऑफ ऑल, एंटी डिफ्लेक्शन लॉ हमारे कौन से शेड्यूल में है गाइज, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको शेड्यूल याद होनी चाहिए, हर एक सारे शेड्यूल आने चाहिए। तो कौन सी एंटी डिफ्लेक्शन कौन से शेड्यूल में, आप प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इट्स रेस्ट्रिक्ट एन MLA और MP टू चेंज द पॉलिटिकल पार्टीज फॉर द इनिशियल 6 month ओनली। द डिसीजन ऑफ विप शुड बी अडेयर टू बाय द MLA और MP। सी, अगर आपको रेस्ट्रिक्ट कर देगा, पॉलिटिकल पार्टीज चेंज करती है, तो उस केस में, ठीक है, ये आपको एंटी डिफ्लेक्शन आपको हो सकता है। द डिसीजन ऑफ द विप शुड बी एडेड टू द, देखो जब भी विप प्रोड्यूस होता है ना, कोई भी पॉलिटिकल विप जारी करता है कि आपको इस एक प्रोटोकॉल के थ्रू आपको इस पर्टिकुलर चीज़ में आपको हमारे साथ देना पड़ेगा। उस केस में अगर पार्टी के विप के अगेंस्ट चले जाता है MLA, तभी भी ये एंटी डिफ्लेक्शन लाया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो है वो ये ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे एक चीज़ आता है, रेस्ट्रिक्ट MLA एंड MPs टू चेंज द पॉलिटिकल पार्टी। सी, MLA ना MP चेंज कर सकते हैं, बट फॉर इनिशियल 6 month ओनली। ये चीज़ का हम पढ़ेंगे इस चीज़ में गाइज। आपको याद रखना चाहिए कि एंटी डिफ्लेक्शन लॉ के द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड द प्रिवेंट द इलेक्टेड मेंबर टू MP फ्रॉम चेंजिंग द वर्ड। इट इज़ डन बिकॉज मैनी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वर इंडल्ज इन द डिफ्लेक्शन इन ऑर्डर टू बिकम अ मिनिस्टर और कैश रिवॉर्ड्स, ठीक है। अब मिनिस्टर बनने के लिए कभी कभार पॉलिटिकल पार्टी थोड़ा बहुत ज्वाइन कर लेते, तो थोड़ी एडवांटेज मिलते, फिर MLA बनने के बाद आप नहीं छोड़ सकते, ठीक है, कोई पार्टी। द लॉ सेज इफ MLA और MP चेंजेस द पार्टी, ही शी विल लूज द सीट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। एट द सेम टाइम, दिस मेड अ डिसेंट इवन मोर डिफिकल्ट। MP एंड MLAs हैव टू एक्सेप्ट वेदर द पार्टी लीडर्स डिसाइड। पार्टी लीडर जो भी डिसाइड करेगा उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। Both union and the state government can make a law on the subject in concurrent list, ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों ही बनाती है, यस गाइस, कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों ही बनाती है। आपको पता होगा 7 शेड्यूल जो कि आपका फेडरल लिस्ट बताती है, आर्टिकल 256, जहाँ पे आपका यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, एंड कॉन्करेंट लिस्ट है, ठीक है। तो कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों डिसाइड करते हैं। फेडरल लिस्ट में जो आपका यूनियन लिस्ट है, उसमें आपको सिर्फ आपका यूनियन गवर्नमेंट या पार्लियामेंट डिसाइड करती है। स्टेट लिस्ट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसाइड करती है क्या होना चाहिए, ठीक है, मैटर्स। तो एग्रीकल्चर, पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, ये आपके स्टेट लिस्ट में है, यस है। बोथ यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट ऑन सब्जेक्ट ऑफ रेसिडुअल लिस्ट, नो। ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। रेसिडुअल लिस्ट में सिर्फ आपको यूनियन गवर्नमेंट की अधिकार है, ठीक है। नाउ 7 शेड्यूल में मैंने आपको बता दिया सारी चीज़ें, ठीक है। और गाइज याद रखना, इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट ओवर द लेजिस्लेचर ऑन कॉन्करेंट लिस्ट सब्जेक्ट ऑफ रिलेटेड टू स्टेट लॉ एंड यूनियन लिस्ट, यूनियन लॉज प्रिवेल्स, ठीक है। अगर कोई कंट्रोवर्सी या कुछ हो तो यूनियन लॉज उसमें प्रिवेल कर जाता है, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स यू नो दैट द सेंटर इज मोर पावरफुल दैन द स्टेट। विद द स्ट्रॉन्ग सेंटर, इंडिया हैव मोर स्ट्रॉन्ग सेंटर। इस स्ट्रॉन्ग सेंटर जो टर्म है, ये हम कनाडा के पार्लियामेंट से हमने लिया है। और state list contains subject of state local importance such as police, trade, commerce, agriculture, irrigation. The state government alone can make laws relating to the subject mentioned in the state list. Subject that do not fall in any of the three lists or the subject that comes up after the constitution we made called residual list. जो कोई भी लिस्ट में फॉल नहीं करता उसको हम रेसिडुअल लिस्ट में बोलते हैं। Like according to the constitution, union government has the power to legislate on the residual list subject, ठीक है, रेस्यूडरी सब्जेक्ट, ठीक है, रेस्यूडरी सब्जेक्ट्स में सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट की अधिकार होती है। नाउ या गाइज, टेरिटरी ऑफ
इंडिया इंक्लूड्स द टेरिटरी ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, जो हमारी टेरिटरी है, देखो इस क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है, देखो हमारी टेरिटरी में हमारा जो यूनियन है, ठीक है, यूनियन के अंदर स्टेट है, ठीक है, जितने भी स्टेट्स है उसको मिला के हमारी एक कंट्री बनती है। स्टेट कभी टूट नहीं सकता, ठीक है, हमारी जो टेरिटरी है उसमें पूरी स्टेट और यूनियन टेरिटरी दोनों इंक्लूड होती है और उसको एक देश बनाती है। The name and the state of the union territory and their territorial existence are mentioned in the first schedule of the Indian Constitution. The union of the Indian is a wider expression of the territorial order. ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सी गाइज, हमारे जो नेम और वो है आर्टिकल 1 में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये एकदम करेक्ट है, फर्स्ट शेड्यूल में मिल जाएगा। इवन अगर यूनियन ऑफ इंडिया इज़ वाइडर एक्सप्रेशन दैन द नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं कि यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, वाइडर एक्सप्रेशन दैन, एंड द फर्स्ट इज टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूड्स द टेरिटरी ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। ठीक है, और भी जो भी हमारे क्लेम्स है उसको भी इंक्लूड करती है। तो उससे देखो, पहली बात है कि आर्टिकल 1 क्या करती है, टेरिटरी ऑफ द स्टेट, यूनियन टेरिटरीज, टेरिटरी दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। एनी टाइम में अगर कोई भी एक्वायर कर लेती है, जैसे ऐसे बहुत सारे पार्ट्स है जो कि अनक्लेम्ड है, या हम दोनों पार्टी क्लेम, मतलब दोनों कंट्रीज क्लेम करते हैं, उन केस में इंडिया भी क्लेम कर सकती है, कोई वॉर हो, ठीक है, उस केस में भी असीड हो सकती है। देखो, नेम ऑफ द स्टेट, यूनियन टेरिटरी एंड देयर एक्सटेंट मेंशन इन द फर्स्ट शेड्यूल of the Indian Constitution. Notably, the territory of India is wider expression than the Union of India because the latter includes the only states while the former includes not only the state but also the union territories, the territories that may be acquired by the government of India at any time. 8th शेड्यूल रिकॉग्नाइज विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस। सी, 8th शेड्यूल के थ्रू लैंग्वेजेस के बारे में दी गई है। हमारे पास 22 लैंग्वेजेस हैं, पहले 14 लैंग्वेजेस हुआ करती थी। ठीक है, सो इंग्लिश, संस्कृत, मैथाली, हिंदी, इनमें से कौन सा जो है करेक्ट है। सो गाइज, इंग्लिश को छोड़ के संस्कृत, मैथाली एंड हिंदी तीनों जो है हमारे पार्ट है, तो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। एंड ओरिजिनली इंडिया हैज़ 14 लैंग्वेज बट प्रेजेंटली वी हैव 22 लैंग्वेजेस। ठीक है, और जो याद रखना, इंग्लिश एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, is an official language but it is not recognized as per the article 8 8th schedule of the Indian Constitution. And Sindhi was added in the 21st amendment 1967, Konkani, Manipuri, Nepali in the 71st in amendment in 1992, and BDSM जो हम बोलते हैं ना, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथाली, ये जो है आपका जनरली we that was added in the 92 amendment act of the 2003. सो गाइज, बीडी होता है ना, जो हम वो क्या बोलते हैं, जो हम डेंटल, राइट, बी, या आप जनरली याद रख सकते हो बीडी। ठीक है, बीडी फूकने वाला बीडी, एमएस, ठीक है, एमएस धोनी का एमएस, तो इससे आप याद रख सकते हो। ठीक है, और ये तो बीडीएसएम से भी याद रख सकते हो, योर विश। Article 1 deals with the formation of new states and alteration of areas, boundaries of the name and existing state. देखो, आर्टिकल 1 जो है गाइज, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स एग्जिस्टिंग ऑफ द स्टेट। या देखो, न्यू स्टेट्स की फॉर्मेशन क्या होती है, ये होती है, ये आर्टिकल 1 यूजुअली नहीं बताता, बट आर्टिकल 123 है, जिसमें आपके पास पावर होती है प्रेसिडेंट के पास टू अम्यूलगेटेड दी रिसेशन टाइम में जो ऑर्डिनेंस फैक्ट, तो ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ आर्टिकल 1 डील्स विद द नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन, आर्टिकल 3 डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड द ऑल्टरेशन of areas, boundaries or name or existing state. Article 123 deals with the power of president to promulgate ordinance during the recess of parliament. And which one of the following state is correct with respect to citizenship? देखो, सिटीजनशिप के हिसाब से कौन सा करेक्ट है, तो सिटीजन कैन बी डिफाइन एज फुल और इक्वल मेंबर्स ऑफ द पॉलिटिकल कम्युनिटी। सो गाइज, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज इन दिस ऑल दोज ऑप्शन यू विल फाइंड गाइज कि ऑप्शन ए में जो है कि ये यूजुअली एक्सेप्ट करता है कि हमारी जो फुल और इक्वल मेंबरशिप है इन अ पॉलिटिकल कम्युनिटी, ठीक है, हम सब एक है, हम सब साथ है, और हमारी इक्वालिटी है, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी, and citizen has the status of a person to recognize under the custom of law and legal member of the sovereign state or belonging to the state, belonging to the nation. Now citizen indicate that that the relation between individual or the nation
Normally the individual is conferred protection by the state in returns for the fulfillment of the certain obligation owed by the individual to the state. Now इसमें एक citizenship का क्या है कि guys एक relationship और बताती है that has never been fixed or static, ठीक है, and are some but constantly changes within the each society, while citizens have varied considerably throughout the history and within the societies over the time. And there is some common elements but they vary considerably as well, as bond citizen extends beyond basic kinship ties to unite people on different genetic background. It usually signifies the members of a political body. Often heterogeneous society forms a common national entity. It's not a homogeneous but a heterogeneous society. Example, India and USA. Citizenship is equal of status as well as right. ठीक है, तो गाइज यहाँ पे देखोगे यहाँ लिखे ना सिटीजनशिप इज इक्वल इक्वालिटी ऑफ स्टेटस ओनली, नो, बट ऑल्सो योर राइट्स, नॉट जस्ट स्टेटस बट ऑल्सो राइट्स, and it is not a homogeneous group of people but it is a heterogeneous of group of people who have share history and unique cultures, ठीक है. सो गाइज रेस्ट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप देखेंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सिटीजन ऑफ द इंडियन सिटीजन. देखो लॉस कैसे होता है, बाय रिनाउंसिएशन, बाय टर्मिनेशन और बाय डेप्रीवेशन, ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो बिफोर दैट वी शुड चेक द स्टेटमेंट. इफ द सिटीजन वॉलेंटरली अक्वायर्स द सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री, ठीक है, यस, इस केस में आपका लॉस होगा क्योंकि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन में सिंगल सिटीजनशिप में चलती है, ठीक है. अगर आप किसी और कंट्री के अक्वायर करते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी जो सिटीजनशिप है वो उस कंट्री की चली जाएगी. इफ़ द सिटीजन हैज़ बीन ऑर्डिनरी रेसिडेंट आउट ऑफ इंडिया फॉर 7 years कंटिन्यूसली, yes it can be. And if a citizen has shown disloyalty to the constitution of India, so option 1 2 3 are correct, ठीक है. सो ऑफ कोर्स यार सिटीजन में आपको बताया कि बाय वॉलेंट्री आपका जा सकता है, ठीक है, आकी या नहीं तो टर्मिनेट कर सकती है, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर टर्मिनेट भी कर सकती है, रिनाउंसिएट कर सकती है अगर छोड़ते हैं आप वॉलेंट्री, टर्मिनेट कर सकती है, और बाय डेप्रीवेशन, ठीक है. सो जस्ट रिमेंबर गाइस, ही इज द सिटीजन हैज़ ऑब्टेन द सिटीजन बाय फ्रॉड, ही इज सिटीजन shown disloyalty to the constitution of India, he is citizen unlawfully traded or communicated with the enemy during the war, he is citizen have within 5 years of registration or naturalization have been imprisoned any country for 2 years, he citizen has been ordinary resident of India for the 7 years continuously, ठीक है. आउट ऑफ इंडिया अगर 7 साल तक रहेंगे तो भी इस केस में भी आपका ये हो सकता है, डेप्रीवेशन हो सकता है, ठीक है. Now guys, talking about the other things, I will bring you one liner type of questions for the polity capsule series, the last capsule series, and I hope that guys you like this video. If you like this video, please do like, subscribe and also share among your friend. और हम अपना बेस्ट करते रहेंगे गाइज, हमें सपोर्ट करते रहिए, हम अपना बेस्ट लाते रहेंगे. ओके फ्रेंड.